हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज। तो अपने जो शुरुआत करते हैं वीडियो में वो सबसे पहले उसके क्वेश्चन आंसर्स से करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है कि कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्री इज। जो मार्गी ने डायरी एंट्री करी है उसमें जो डेट डाली है वो है 17 मई 2157 की। हम लोग इस वक्त है 2020 में, तो वो जो बात कर रही है वो लगभग 137 साल 137 इयर्स आगे की बात कर रही है। उस समय क्या बदलाव आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर उस चीज को इमेजिन करें तो अभी जो है वो जिस तरह के अपने स्कूल के बारे में बता रही है, जिस तरह के टीचर्स के बारे में बता रही है, उस हिसाब से 137 साल बाद माहौल बिल्कुल डिफरेंट होगा। आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। अब आपको इसमें आंसर्स बताने हैं। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी की एज क्या है? तो मार्गी वाज 11 years old while टॉमी वाज 13 years old। मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का। What did मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी that today टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब उन लोग के लिए कितनी अचंभे वाली बात है कि टॉमी को एक असली बुक मिली आज। Had मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले इससे कभी बुक देखी थी? No, Margie had never seen the book before. आज से पहले कभी उसने किताब देखी ही नहीं थी। What things about the book did she find strange? अब उसको बुक के बारे में कौन कौन सी चीजें थी जो अजीब सी लग रही थी? The pages were yellow and crinkly, and it was awfully funny for them to read the words that stood still instead of moving away the way they were supposed to on a screen. And when they turned back to the page before, it had the same words on it, and it had when they had read it for the first time. अभी तक क्या होता है, वो लोग जिस जमाने में हैं उस हिसाब से उनके पास जो चीजें हैं वो डिस्प्ले होती हैं टेक्स्ट स्क्रीन पे। तो स्क्रीन में क्या होता है, आपने एक टेक्स्ट की स्क्रीन पढ़ ली, वो आगे निकल गई, दूसरा टेक्स्ट आपके पास आ गया। वहीं पर जो बुक होती है, अब वो बुक जो है क्योंकि हार्ड कॉपी है तो उसके पेजेस जो है काफी पुराने होने की वजह से पीले हो गए हैं, थोड़े से टूटने टाटने वाले जैसे हो रहे हैं, फटे हुए टाइप के हो जाते हैं। साथ ही साथ उनके लिए पढ़ना इतना अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो जो पेजेस हैं या जो वर्ड्स हैं वो हिल नहीं रहे हैं। वो जैसे उनको एक्सपेक्टेड था कि स्क्रीन में होता है कि बदलते रहते हैं, और जैसे ही वो पेज को पलट कर देखते हैं तो उसमें अभी भी उनको वही वर्ड्स दिखते हैं जैसे उन्होंने पहले पढ़े थे। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? टेलीबुक क्या होती है? टेलीबुक इज अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन फॉर रीडिंग और लर्निंग। अब टेलीबुक यानी कि एक तरह से डिजिटल हो गया। हम किसी चीज को अभी जैसे आप हैं अपनी इन बुक्स को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये सारी बुक्स जो है आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं, इसलिए हम इनको टेली बुक कहते हैं। वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डज शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? तो मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था, उसके घर के अपने अंदर था। एंड शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। जब अपने घर में आप एक तरह से स्कूल कर रहे हो तो आपके पास क्लासमेट्स कहाँ होंगे? What subjects did Margie and Tommy learn? अब मार्गी और टॉमी पढ़ते क्या थे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक, ये जो है उन लोगों के सब्जेक्ट्स थे। अब है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के हिसाब से आपको जवाब देना है। आई वुडंट थ्रो इट अवे। हु सेड दीज वर्ड्स? मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ये किसने कहा? ये जो है टॉमी ने कहा था। What does it refer to? यहाँ पर रेफर किसको कर रहे हैं? इट को हम किसको रेफर कर रहे हैं? तो इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी रेड। यानी जो टीवी स्क्रीन है उस पे आप लाखों की संख्या में बुक्स को पढ़ सकते हैं। What is it being compared with by the speaker? किसके साथ कंपेयर कर रहा है स्पीकर? तो इट इज बीइंग कंपेयर्ड बाय द रियल बुक बाय द स्पीकर, यानी जो रियल बुक है उसके साथ वो जो है टेलीविजन स्क्रीन को कंपेयर कर रहा है। दूसरा है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। उनका भी टीचर होता होगा पर वो रेगुलर टीचर नहीं था, तो एक मैन था। हु डज दे रेफर टू? यहाँ पर दे उसके बारे में हो रहा है, तो दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। आज के जमाने में भी ये स्टोरी लिखी गई है, उसके हिसाब से बहुत टाइम पहले की बात कर रहे हैं वो बच्चे कि जब स्टूडेंट्स रहते होंगे और पुराने जमाने के स्कूल्स में पढ़ते होंगे। What does regular mean here? अब रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्गी है। मार्गी और टॉमी के जो है रेगुलर जो है यहाँ पर मतलब मैकेनिकल टीचर्स हैं। What does it contrasted with? तो मैकेनिकल टीचर्स contrasted with the teacher of the earlier times who was a human being. तो मैकेनिकल टीचर की तुलना जो है एक तरह से उन टीचर्स से करी जा रही है जो पहले के जमाने में थे, लेकिन इनका टीचर जो है मैकेनिकल है और पहले के जमाने के ह्यूमन बींग्स होते थे। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। छोटे से पैराग्राफ में आपको बताना है।
What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie और टॉमी के कैसे टीचर्स थे? तो Margie and Tommy had mechanical teachers with large black screens on which all the lessons were showed and questions were asked. मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे। एक तरह से उनके जो टीचर थे वो एक बहुत बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन थी ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर सारे लेसन्स उनको दिखते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. और ये जो मैकेनिकल टीचर्स थे इनके उसमें एक स्लॉट बना होता था जिसमें स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क रखना होता था और टेस्ट पेपर्स। They didn't have a living human being as a teacher who would teach the students in a classroom. उनका कोई जो है एक लिविंग ह्यूमन बीइंग जैसा टीचर नहीं था जो उनको और बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में पढ़ाए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? जो मार्गी की मदर थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा? तो मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। जो उसका मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। Margie had been given test many times in geography, but the teacher there was no improvement in her performance. मार्गी के जो टीचर थे वो बार बार उसको टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी में, लेकिन मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा था। सो मार्गीज मदर wanted to find out the reason behind it. इसीलिए मार्गी की मदर चाहती थी पता तो चले कि क्या कारण है जो मार्गी का परफॉर्मेंस ज्योग्राफी में सही हो ही नहीं रहा। अब अगला क्वेश्चन था, व्हाट डिड ही डू? तो यहाँ पूछ रहे कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है उनने क्या किया? तो ही स्माइल्ड एंड गेव मार्गी एन एप्पल एंड देन टुक द टीचर अपार्ट। उन्होंने जो है मुस्कुराकर एक मार्गी को एप्पल खाने को दिया और फिर जो है टीचर को एक तरह से रिपेयर करने के लिए खोल दिया। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? ज्योग्राफी में मार्गी की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों हो रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या ऐसा किया जिससे उसकी मदद हो सके? Margie's performance was poor in geography because the geography sector of mechanical teacher was teaching her the geography program for higher age groups. एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो ज्योग्राफी टीचर का जो प्रोग्राम था, जो मैकेनिकल टीचर जो थे उनका जो प्रोग्रामिंग थी उसमें उन्होंने ज्योग्राफी का जो पार्ट था वो थोड़ा हाई एज ग्रुप का डाल दिया था, जिसकी वजह से मार्गी के लेवल से वो थोड़ा सा ऊंचा पड़ रहा था और इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रही थी। The county inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी सेक्टर जो था मैकेनिकल टीचर का उसका जो एक एज लेवल है वो कम करके 10 ईयर तक पे ला दिया था। What had once happened in to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था? तो once the history sector of Tommy's teacher had once blacked out completely. जो टॉमी टीचर का हिस्ट्री सेक्टर था वो अचानक से पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। सो द काउंटी इंस्पेक्टर हैड टेकन इट अवे ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ। तो लगभग एक महीने तक जो है काउंटी इंस्पेक्टर उसको ले गए थे। मार्गी वाज थिंकिंग दैट ही वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर टू विद हिमसेल्फ टू रिपेयर इट। और मार्गी को ऐसा लगा कि उसके भी मैकेनिकल टीचर को शायद वो साथ में ले जाएंगे और रिपेयर करने में उन्हें इतना ही समय लग जाएगा। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के जो है रेगुलर डेज और आवर्स होते थे स्कूल के? अगर हाँ तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के रेगुलर डेज और आवर्स होते थे स्कूल के लिए। दिस वाज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। उनकी मदर का ऐसा सोचना था कि अगर बिल्कुल सही रेगुलर आवर्स पे पढ़ाया जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जल्दी समझ में आता है। हाँ, मैकेनिकल टीचर वाज आल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उनके मैकेनिकल टीचर जो है वो भी हर दिन उसी रेगुलर टाइम पर जो है पढ़ाते थे, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? अब पहले जमाने के जिस तरह के स्कूल होते थे उस तरह के स्कूल्स को टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया? तो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल इन द फॉलोइंग मैनर। अब उन्होंने जिस तरह से बताया वही था। इट वाज अ स्पेशल बिल्डिंग इन व्हिच द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय टीचर्स। वो एक खास तरह की बिल्डिंग होती थी जिसमें स्टूडेंट्स को जो है टीचर्स पढ़ाते थे। In old kind of schools, the student had fun as well as they get education. लोग जो है जो बच्चे वहां पढ़ने जाते थे वो enjoy भी करते थे, साथ ही साथ सीखते भी थे। School is the place for education as well as medium for play and fun. तो एक तरह से स्कूल जो है वो जगह है जहां पर लोग एजुकेशन भी रिसीव करते हैं बच्चे, साथ ही साथ एक ऐसा माध्यम है जहां वो खेलते भी हैं और पूरी तरह से उनका enjoyment भी होता है। How does he describe the old kind of teachers? अब उन्होंने पहले जमाने के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया? Tommy told Margie that old kind of teachers were not the mechanical teachers.
जैसे उनके मैकेनिकल टीचर्स थे, टॉमी ने बताया कि जो पहले जमाने के टीचर्स होते थे वो मैकेनिकल नहीं थे। दे वर ह्यूमन बीइंग्स हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड द स्पेशल बिल्डिंग। वो ह्यूमन बीइंग्स होते थे जो स्टूडेंट्स को एक खास तरह की जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर पढ़ाते थे। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को ग्रुप्स में पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे और साथ ही साथ उससे क्वेश्चंस भी पूछते थे। अब एक क्वेश्चन 4, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। ये आपको थोड़े से आंसर्स ज्यादा एक्सप्लेन करके बताने हैं। What are the main features of the mechanical teachers in the school rooms that Margie and Tommy have in the story? मुख्य फीचर क्या है जो मैकेनिकल टीचर है उनके या जिस तरह के स्कूल रूम्स मार्गी और टॉमी के है स्टोरी के अंदर। तो द चिल्ड्रन इन द स्टोरी वर टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर्स। स्टोरी में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। Mechanical teachers were actually the computer systems which had large black screens on which all lessons were shown and questions were asked. ये जो मैकेनिकल टीचर्स हैं एक्चुअल में ये बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिनकी ब्लैक स्क्रीन्स हैं बड़ी हुई और उस पे जो लेसन्स हैं वो दिखाए जाते हैं और उसी पे ही उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। They had a slot in which students had to put their homework and test papers. उसमें एक स्लॉट बना हुआ है जिससे स्टूडेंट्स जो है अपने होमवर्क को या टेस्ट पेपर्स को उसमें डाल देते हैं। The students were taught to answer their questions in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. जो स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर्स जो है इस तरह से सिखाया जाता है कि वो पंच जो है कोड उसमें जो है अपने आंसर्स को मार्क कर सकें और फिर मैकेनिकल टीचर जो है फौरन उनके मार्क्स कैलकुलेट कर देते हैं। They had their personalized schools in their homes itself. तो एक तरह से हर बच्चे का अपना एक पर्सनल स्कूल है घर के अंदर। They did not have any classmates. ना उनके कोई क्लासमेट्स हैं। They learned geography, history and arithmetic. और वो जो है पढ़ाई में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक है। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। और रेगुलर जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है बिल्कुल वैसे ही उनके रेगुलर डेज और आवर्स हैं स्कूल के। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्गी को अपना स्कूल क्यों नहीं पसंद और उसे ऐसा क्यों लगता है कि पहले जमाने के जो स्कूल थे उनमें ज्यादा मजा आता होगा? हर स्कूल वाज ऑलवेज ओपन 7 days in a week. 7 दिन उसका स्कूल जो है वो खुला रहता है। Margie's teacher was always present on the same time except weekends because her mother believed that regular study hours result in better learning. मार्गी की टीचर जो है वो हमेशा exactly same टाइम पर आ जाती है, मतलब वीकेंड्स अगर छोड़ दें तो रेगुलर टाइम पर उनके मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर सिस्टम उनका ऑन हो जाता है क्योंकि उनका मदर का ये मानना है कि रेगुलर स्टडी आवर्स जो है उससे बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं। She had no classmates to interact and play with. अब उसके पास ना तो कोई ऐसे साथ के बच्चे हैं जिनके साथ वो बातें कर सके, इंटरेक्ट कर सके या खेल सके। She thought that old schools must have been fun because you got the opportunity to play and make fun with your classmates. अब उसे ऐसा लगता है कि पहले जमाने के स्कूल जो है ज्यादा अच्छे रहे होंगे क्योंकि उसमें आपको मौका मिलता है आप उनके साथ खेल सको, अच्छा हंसी मजाक कर सको अपने साथ जो साथ के क्लासमेट्स हैं उनके। It must have been a pleasant experience to study from a human instead of impersonal machine. और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा अच्छा अनुभव होता कि अगर आपको एक ह्यूमन से पढ़ने का मौका मिले बजाय एक मैकेनिकल टीचर से। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन दैट द स्कूल्स इन द स्टोरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आप एग्री करते हो कि मार्गी के जो स्कूल्स हैं या मार्गी जो कहती है कि आज के स्कूल जो है वो कहीं ज्यादा अच्छे हैं बजाय उन स्कूल्स के जैसे स्टोरी में दिए हैं, तो उसका रीजन बताना होगा आपके लिए। तो मेन ये है, yes, I agree with Margie that schools today have more fun than other school in story because at their time students don't interact with each other and then don't have the real teachers and have computers as their teachers. अभी अगर बात देखी जाए तो यही है कि जैसे मार्गी है उनका स्कूल्स जो है वो घर के अंदर ही है, आपको कहीं बाहर जाना नहीं, आपको रोज मैकेनिकल टीचर एक तरह से घर में ही आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। वही एक अगर आप नॉर्मल स्कूल में जाते हो तो वहां आपको ज्यादा एक रूटीन होता है कि आपको सुबह उठना है, तैयार होना है, जाना है, बच्चों से मिलोगे, अच्छी अच्छी बातें होती है, खेलने का मौका मिलता है। तो एक तरह से जो वैसे वाले स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल्स कहीं ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि इन तरह के जो स्कूल्स हैं मैकेनिकल टीचर्स जिसमें टीचर्स हैं वहां पर आपको किसी और बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, ना आपके पास कोई रियल टीचर है, आपको कंप्यूटर्स जो है वो टीचर की फॉर्म में एक तरह से मिल गए हैं। अब आपकी एक्सरसाइजेस दी गई हैं। एडवर्ब्स, रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ एक सेंटेंस दिया है जो स्टोरी से लिया गया है।
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वो जो है टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था. द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव. ये जो कंप्लीट वर्ड है ये एडजेक्टिव है. When you add ly to it, it becomes an adverb. पर यहीं पर अगर आपने ly ऐड कर दिया तो ये एडवर्ब बन गया. अब आपको जो है सेंटेंसेस लेसन के अंदर ढूंढने हैं जिसमें एडवर्ब्स जो हैं वो मिले आपको स्टोरी के अंदर. तो पहला है awfully. awfully में आपको मिल जाएगा and it was awfully funny. sorrowfully जो वर्ड है वो सेंटेंस में दिया है until her mother had shaken her head sorrowfully. completely, the history sector had blanked out completely. loftily, he added loftily. carefully, pronouncing the word carefully. फिर है differently, each kind has to be taught differently. quickly, Margie said quickly. और nonchalantly, maybe he said nonchalantly. तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये आपके विद एडवर्ब हैं जो स्टोरी में दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो. अब आपको इन्हीं जो एडवर्ब्स दिए हैं उनको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव. तो इसका आंसर है द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली. एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अवर क्वेश्चंस डैश shrugging his shoulders. So at the interview, Sameer answered our questions loftily. We all behave dash when we are tired or hungry. We all behave differently. The teacher shook her head dash when Ravi lied to her. The teacher shook her head sorrowfully. I forgot about it dash. I forgot about it completely. When I complimented Revati on her success, she just smiled dash and turned away. So when I complimented Revati on her success, she just smiled nonchalantly. Nonchalantly का मतलब होता है बिना किसी इंटरेस्ट के. The president of the company is dash busy and will not be able to meet you. The answer is awfully. I finished my work dash so that I could go out to play. I finished my work quickly. Make adverbs from these adjectives. अब आपको adjectives दिए हैं उनको adverb में convert करना है. Angry, angrily. Happy, happily. Merry, merrily. Sleepy, sleepily. Easy, easily. Noisy, noisily. Tidy, tidily. Gloomy, gloomily. तो ये एक तरह से आपके adjectives converted into adverbs with the help of ly. Next exercise का question है कि if not and unless. Imagine that Margie's mother told her, you will feel awful if you don't finish your history lesson. Imagine करो कि मार्गी मदर ने उससे कहा कि तुम्हें जो है बड़ा awful लगेगा अगर तुमने अपना history lesson जो है finish नहीं किया. She could also say you will feel awful unless you finish your history lesson. वो ऐसा भी कह सकती थी कि तुम्हें बड़ा awful लगेगा जब तक तुमने अपना lesson नहीं finish किया या करोगी. Unless means if not. Unless का मतलब क्या हुआ? अगर नहीं. Sentences with unless or if not are negative conditional sentences. इस तरह के sentences को हम negative conditional sentences कहते हैं. Notice that these sentences have two parts. दो parts होते हैं इनमें. The part that begins with if not or unless tells us the condition. जिस part में हमें if not या unless बताया जाता है, शुरुआत होती है, वो हमें एक तरह से condition बताता है. This part has a verb in the present tense. Look at the verbs don't finish in the sentences above. अब ये जो part होता है इसमें present tense में verb available होता है. The other part of the sentence tells us about the possible result. पहले वाला हमें condition बता रहा है, दूसरा part जो है हमें result बता रहा है. It tells us what will happen. अगर नहीं किया तो क्या होगा. तो result जो है वो बता रहा है. The verb in this part of the sentence is in the future tense. मतलब अगर तुमने काम नहीं किया तो आगे मतलब भविष्य में एक तरह से क्या होगा उसका रिजल्ट. यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब प्रेजेंट में है और जो आपका रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर टेंस में होगा कि ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा. होगा ना तो वो आगे फ्यूचर में हो गया. तो इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है. अब यहाँ पर नोटिस दीज टू टेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स. आपको दो टेंसेस दिए हैं, एक है फ्यूचर टेंस और दूसरा है प्रेजेंट टेंस. देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट. कोई भी बुक्स नहीं बचेंगी अनलेस वी प्रिजर्व देम. यानी कि हम अगर उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो कोई भी बुक नहीं बचेगी. इसी तरह से एक और सेंटेंस है,
You won't learn your lessons if you don't study regularly. तुम्हें अपने लेसन्स याद नहीं होंगे अगर तुम उनको सही तरीके से रोज रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे. टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली. और टॉमी का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर वो सही और धीमे ड्राइव नहीं करेगा. तो अब आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस. आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. तो हम आपको इसके एग्जांपल्स के साथ साथ आंसर्स भी बता रहे हैं. इफ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, आंसर क्या होगा? शी विल गेट अनॉयड, नाराज हो जाएगी. इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, यू विल मिस योर इवनिंग मील. अगर तुमने फोन नहीं किया फूड को ऑर्डर करने के लिए होटल में, तो तुम्हारी जो इवनिंग मील है वो मिस कर दोगे. अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू. अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते, जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते कि तुम मेरे को लिख के दिखाओगे, तब तक मैं कंटिन्यूअसली जो है तुम्हारे को रिक्वेस्ट करते रहूंगी. इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, शी विल बिकम वीक एंड अनफिट. अगर वो गेम्स नहीं खेलेगी तो क्या होगा? वो ज्यादा कमजोर रहेगी और अनफिट रहेगी. Unless that little bird flies away quickly, the cat will pounce on it. अगर वो छोटी सी चिड़िया तेजी से नहीं उड़ी तो पक्का है कि वो जो कैट है वो उस पे अटैक कर देगी, उस पे कूदी मार देगी. A new revised volume of Isaac Asimov's short story has just been released. एक नया रिवाइज्ड वॉल्यूम आइजैक एसिमोव की शॉर्ट स्टोरीज का रिलीज हुआ है. ऑर्डर वन सेट, एक आपको सेट ऑर्डर करना है. राइट अ लेटर टू द पब्लिशर माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसिफ अली रोड, न्यू दिल्ली. ये उसका एड्रेस है. आपको इनको पब्लिशर जो है उनको लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग दैट अ सेट टू बी सेंट टू यू बाय वैल्यूएबल पेएबल पोस्ट वीपीपी से एंड गिविंग योर एड्रेस. आपको अपना एड्रेस बताना है और वहां से उनसे बोलना है कि एक हमको जो आपका नया वो निकला है उसको भेज दे ऑर्डर पे. अब लेटर में जो है आपके फॉलोइंग पार्ट्स होने चाहिए: एड्रेस, सेंडर और रिसीवर का, सैल्यूटेशन, बॉडी लेटर की और क्लोजिंग फ्रेजेस और सिग्नेचर. तो आपका जो लेटर है वो इस तरह से लिखना चाहिए: आपका एड्रेस हो, डेट हो, एड्रेसी का एड्रेस हो, डियर सर मैडम से, योर सिंसियरली और योर सिग्नेचर. Remember that the language of the formal letter is different from the colloquial style of personal letters. जिस तरह से हम पर्सनल लेटर्स लिखते हैं और जिस तरह से फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, दोनों में फर्क है, दोनों की लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सच एज आई हैव और कांट आर नॉट बी यूज्ड. आप उसमें जो है जो एक तरह से आई हैव को आई अपोस्ट्रोफी वी कर दो या कांट कैनॉट की जगह कांट कर दो, ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है. तो इस लेटर को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से सेल्फ एक्टिविटी है. हम आपको सैंपल की तरह बता रहे हैं, आप इसका एक तरह से आइडिया लेने में आपको हेल्प मिलेगी. तो आंसर ऐसा कर सकते हैं: 516 सेक्टर 15 पानीपत, 11 अक्टूबर 2020. मेसर्स माइंडफ्रेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसिफ अली रोड, न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट क्या आएगा कि रिक्वेस्ट फॉर न्यू वॉल्यूम ऑफ आइजैक एसिमोव्स शॉर्ट स्टोरीज. सर, I came to know that a new revised volume of Isaac Asimov's short stories has been released. ये निकला है आपका एडिशन. I will be grateful if you send one of its volume as early as possible at my mailing address. और मैं आपके बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरे को इस सेट का एक वॉल्यूम जो भी है वॉल्यूम का सेट आप मेरे को जितनी से जल्दी हो सके मेरे मेलिंग एड्रेस पे भेज दें. Yours faithfully, असा एजुकेशन. एनक्लोजर के लिए साथ में क्या लगा दिया है? डिमांड ड्राफ्ट और ₹4,2500. जिस बैंक का है वो क्या कहते हैं उसका ब्रांच का नाम, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, पेएबल एट न्यू दिल्ली. तो इस तरीके से आप अपना जो लेटर है वो लिख सकते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन एक तरह से है चैप्टर का: इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक. अगेन इट्स अ आंसर फॉर डिस्कशन, यानी कि आप इसमें अपने थॉट्स और ओपिनियंस बता सकते हैं. द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स. टॉपिक क्या है कि जो हमारा भविष्य का स्कूल होगा उसमें ना तो कोई बुक्स होंगी ना टीचर्स होंगे. Your group can decide to speak for or against the motion. अब आपका जो ग्रुप है वो उसके फेवर में बोलना चाहे, उसके अगेंस्ट में बोलना चाहे. After this, each group will select a speaker to present its views to the entire class. उसके बाद सारे जो ग्रुप्स हैं वो अपने में से एक स्पीकर सेलेक्ट करेंगे और उसके फिर अपने जो विचार हैं उनको क्लास के सामने बताएंगे. You may find the following phrases useful to present your arguments in the debate. अब आप जो है कुछ फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिबेट में यूज करने के लिए. जैसे in my opinion, I have failed to understand why, I wholeheartedly support या oppose the view that, या फिर आप ये कर सकते हैं at the outset let me say, और I would like to raise the issue of या argue against. इसी तरह से I should like to draw attention to,
या माई आवर वर्दी ओपोनेंट हैड सबमिटेड दैट, ऑन द कॉन्ट्ररी, आई फर्मली रिजेक्ट। इस तरह के आप जो है फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम आपको यहाँ पर पहले फेवर में और दूसरा अगेंस्ट में, दोनों में ही कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं सैंपल के लिए। आप अपनी पसंद से इसमें जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं या इसमें जो चाहें वो अपने उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहला है फेवर की बात करें अगर तो, द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जिस तरीके से अगर हम आज का प्रेजेंट डिस्कशन करें तो कोविड-19 चल रहा है, बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी हद तक एक तरह से डिजिटल उस पे ही पढ़ाई चल रही है एडवांसमेंट की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर्स अवेलेबल है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो अगर हो सकता है जिस तरह के 137 ईयर्स आगे की बात करें तब तक तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई होगी, तो एक तरह से पॉसिबल हो सकता है कि जो कंप्यूटर्स हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं इनकी वजह से आगे बुक्स भी ना हो और टीचर्स भी ना हो। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन, इंटरनेट आजकल हर जगह अवेलेबल है। इनोवेटिव एंड एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जिससे जो एजुकेशन है वो और इजी मेथड से इम्पार्ट करी जा सके। पेरेंट्स एटीट्यूडनल चेंजेस, पेरेंट्स का जो नजरिया है उसमें भी बदलाव आएगा, वो किस तरह की लाइकिंग करते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, अब फिर क्या होगा, जो बहुत ज्यादा काबिल हैं, जो एक क्या कहते हैं कैपेबिलिटी रखते हैं, अनुभव हैं, वैसे टीचर्स नहीं मिलेंगे। कंसिडरेबल एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। प्यूपल्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, लोगों का नजरिया जो है वो काफी ब्रॉड हो जाएगा। मॉडर्न एंड लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अब जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है आगे चल के जो गैजेट्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक वो काफी ज्यादा मॉडर्न होंगे, काफी लेटेस्ट होंगे। इन्वेंशन ऑफ एजुकेशनल सीरीज एंड टीवी प्रोग्राम्स, ज्यादातर जो प्रोग्राम्स बनेंगे टीवी के या इस जो सीरीज आएंगी मार्केट में वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, बहुत अच्छी बनने लग जाएंगी। एंड एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी, अब क्योंकि सब चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी तो स्टेशनरी की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, तो उसका एक तरह से वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ये तो जो पॉइंट्स हैं ये एक तरह से अगर हम फेवर में बात करें कि आगे चल के स्कूल्स जो हैं उनके जो फ्यूचर के स्कूल्स होंगे उनमें कोई बुक्स नहीं होंगी, कोई टीचर्स नहीं होंगे। अब यहीं पर हम अपने पॉइंट्स अगेंस्ट में अगर बताएं कि जो स्कूल्स है फ्यूचर के उनमें क्या होगा, कोई बुक्स नहीं होंगी, तो नतीजा क्या होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो बिकम द स्लेव्स ऑफ मशीनरी, पूरी तरह से मशीन के गुलाम हो जाएंगे, सब कुछ डिपेंड हो जाएगा मशीनरी पे। मैकेनिकल टीचर्स विल टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ रियल टीचर्स, अब ह्यूमन बीइंग्स तो टीचर्स रहेंगे नहीं तो उनकी जगह कौन आ जाएंगे, मैकेनिकल टीचर्स। नो इंटेंशन टू टीच द स्टूडेंट्स मॉरल एथिक्स, अब मैकेनिकल टीचर क्या पढ़ाएगा, जिस चीज के लिए वो प्रोग्राम थे, तो वो ना बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाएगा, ना एथिक्स सिखाएगा, ना उसकी कोई ऐसी मंशा होगी। ह्यूमन बीइंग्स विल हैव नो सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, तो जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो जिस तरह से पढ़ाई करेंगे तो उनके पास जो है एक तरह से सब्जेक्ट रिलेटेड तो नॉलेज बहुत होगी, पर उनको जो और चीजें सीखने का होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो सब उनके पास कुछ होगा ही नहीं। द स्टूडेंट्स विल बी मोर एरोगेंट एंड अनडिसिप्लिन्ड, जब आपको कंट्रोल नहीं होगा, आप अपने घर में अपनी मर्जी से कर रहे हैं सब चीजें, तो एक डिसिप्लिन की जो भावना होती है कि ग्रुप में बैठ के कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप एरोगेंट हो सकते हो, आप क्या कहते हैं गुस्सैल ज्यादा हो सकते हो। स्टूडेंट्स माइट नॉट रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, एल्डर्स एंड पीयर्स, तो हो सकता है स्टूडेंट्स आगे चल के ना पेरेंट्स की, ना एल्डर्स की, ना उनके जो साथ के और वैसे वाले लोग हैं जो उन्हीं की एज के हैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। नो फीलिंग्स ऑफ फ्रैटर्निटी एनीमोर, कहीं फ्रैटर्निटी की फीलिंग नहीं रह जाएगी। हार्मोनियस ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड विल हैव नो सिग्निफिकेंस, एक तरह से जो बच्चे की ग्रोथ है जो एक हार्मोनी में होनी चाहिए, हार्मोनियस ग्रोथ होती है मतलब एक मतलब ये हुआ कि सुसंगति जो होती है ना, जिसमें एक बच्चा पल के जो है अच्छे व्यवहार सीखता है, एक अच्छा डिसिप्लिन आता है, उन सब की कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन।